नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। और खुदरंग पर आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो व्यक्तित्व हैं, कम से कम डिजिटल मीडिया में पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिचय, उत्तर प्रदेश के ऐसे पत्रकार, एकमात्र ऐसे पत्रकार जिनको उत्तर प्रदेश की सियासत की इंसाइक्लोपीडिया भी कहें तो कम होगा। है क्या उत्तर प्रदेश में जो सियासी उठापटक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात कर लें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें 2024 में, और बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उसकी भी बात कर लें, उसके बाद जिस तरीके से बीएसपी ने अपनी एक राह पकड़ी है, अपना एक जो ट्रेडिशनल उसका तरीका था उससे अलग हट करके जो बहुजन समाज पार्टी अपना स्पेस तलाश करने की कोशिश कर रही है, आज बात उसी पर करेंगे। क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा के उपचुनाव हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि इतने दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती जी लगातार सक्रिय हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुदरंग पर। थैंक यू प्रशांत। मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि आपसे अक्सर मैं कहता हूं कि पिछले 2 साल से मैं आपको देख रहा हूं। उसके अलावा आपका जो एक भूमिका रही है पत्रकारिता से लेके और पॉलिटिकल यूपी के जो सिनारियो है उस पर, तो मेरे लिए जर्नलिस्टिक स्किल जो इतनी ज़बरदस्त आपके अंदर है, मुझे खुशी हो रही कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिसिएशन। मुद्दे की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? और मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पिछले लंबे वक्त से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म है राजपथ भारत, उस पर भी मैं आपको फॉलो करता हूँ, बड़ी बारीकी से मैं फॉलो करता हूँ। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं आपको फॉलो करता हूं और बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूं, वहां से अपनी लाइन को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी की जो लाइन है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं कि बीइंग अ बीएसपी बीट जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बीएसपी क्या करने वाली है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में समझने के लिए बसपा को देखने वाले बसपा को नहीं समझ पाते हैं। मैंने आज तक बसपा के बारे में छपी हुई किसी भी खबर को जब देखा है तो मैं मुस्कुराया हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये खबर कहाँ से निकाल रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। बसपा की पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति, मुझे लगता है 2002 के बाद, काशीराम के बाद, वो राजनीति रही नहीं जो काशीराम की राजनीति थी। और इसीलिए 7 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल होता हुआ आप देख रहे हैं। पहले बीजेपी ने बीएसपी की लाइन को पकड़ा। अमित शाह जब यूपी में आए तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो काशीराम की जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, देश की आज़ादी के बाद से लेके काशीराम के उदय तक जिन बिरादरियों ने ज़िला पंचायत का मुंह नहीं देखा था, काशीराम ने उनको लोकसभा और विधानसभा में बिठाला। पहले कोई जानता ही नहीं था कि मौर्य भी कोई बिरादरी होती है, कुशवाहा भी कोई बिरादरी होती है, सैनी भी कोई बिरादरी होती है, राजभर भी कोई बिरादरी होती है। आपके ये जो प्रजापति, निषाद, आपको पाल, तो मैं आपको बताऊं चौहान में दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, मतलब एक साथ। ये जो काशीराम की पॉलिसी थी, वो मुसलमानों को आओ मुसलमान बुलाते बुलाते जब थक गए तो उन्होंने वो काम किया कि उन्होंने सारी इन बिरादरियों को इकट्ठा किया। फाइनली हुआ ये कि इनका बहुमत आ गया यूपी में। बहुमत आने के बाद उसको मीडिया का सही इस्तेमाल करके लोगों ने उसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया कि ये ब्राह्मणों के आने के बाद से ये सोशल इंजीनियरिंग में ये जीत गया चुनाव। तो वही चीज़ बीएसपी ने छोड़ी, पहले बीजेपी ने पकड़ी 14 में, जिसमें आप देखिए केशव मौर्य से लेके, चौहान से लेके, दारा सिंह चौहान, उसका धर्म सिंह सैनी, सारे ये आज बहुजन समाज पार्टी के लोग ही हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय चौहान हो, ये सब बसपा के स्कूल, या सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल हो, सारे लोग वहाँ, इनको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत दिया और ज़बरदस्त जीत हासिल की। बसपा ने वो लाइन छोड़ी या बसपा से छूटी, क्योंकि मैं शायद इकलौता जर्नलिस्ट हूँ जिसे बसपा के बारे में कहा जाता है बसपा का फेवर करते हैं, और मैं अकेला आदमी हूँ जिसने बहुजन समाज पार्टी की उस दुखती नस पे हाथ रखा था जिस पे कभी किसी ने नहीं रखा। मैं माफ़ी के साथ आपको एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि आप बसपा के पत्रकार हैं, आप पे आरोप लगते हैं, आपको लोग ये बात कहते हैं,
और मैं इसलिए भी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप बीट की जर्नलिज्म करते हैं, किसी बीट की, किसी पार्टी की बीट सिस्टम, जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से लोग होते हैं उनको पता होता है, जब आप किसी बीट की पत्रकारिता करते हैं तो बतौर पत्रकार क्या माइंडसेट में भी कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है इस बात को लेकर के। बिल्कुल प्रशांत, मेरा तो अपना ये मानना है और कहना है कि अगर कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि मैं किसी विचारधारा से नहीं रखता हूँ तो झूठ बोलता है। कोई भी जर्नलिस्ट हो, उसकी कहने को वो होता है कि मैं आज़ाद पत्रकार हूँ, किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित ज़रूर होता है। और आप जब उनकी रिपोर्ट्स देखेंगे, उनकी मतलब आर्टिकल्स देखेंगे, उनके एडिटोरियल्स देखेंगे, तो आपको उनकी विचारधाराएं वहाँ पे मिल जाएंगी। आपको उनके लेख में, उनकी बात में वो चीज़ दिखाई दे जाएगी। मैं 1986 में 85-86 में दिल्ली आ गया, तो वी अर्जुन में जिस ज़माने में था तो वही काशीराम ने पार्टी बनाई थी, तो कोई बीएसपी की बीट लेने को तैयार नहीं था। बहुजन समाज पार्टी कौन लेता है। मैं भी नया नया था तो मुझसे कहा गया तुम बीएसपी भी देख लेना, रामविलास पासवान के साथ, जनता दल के साथ, इनके साथ, उनके साथ, देवीलाल के साथ, बीएसपी भी देख लेना। मैंने कहा भाई देख लूँगा। तो मैं इस तरह से बीएसपी देखने लगा। 86 से देखा, फिर 89 का दौर आ गया, बसपा का खाता भी खुल गया, बसपा के विधायक भी हो गए, बसपा के एमपी भी हो गए, मायावती भी जीत गई। तो वो एक जो वक्त था, आप किसी भी समाज में, किसी भी उसमें जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो रहते रहते आप उसकी तरफ आपका झुकाव ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अच्छा, चूंकि आप उसे ज़्यादा जानते हैं, फिर आप कंपेयर उससे दूसरे को करते हैं। जैसे मैं जब अपनी पत्रकारिता की आज के समय में जो भी बातें करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो मैं कंपेयर करता हूँ। तो जब कंपेरिजन पे आता हूँ तो मैं अखिलेश यादव और मायावती को जब कंपेयर करता हूँ, वैचारिक रूप में देखता हूँ, स्टैंड क्या है, दलितों के प्रति उनका रवैया क्या है, पिछड़ों के प्रति रवैया क्या है, मुसलमानों के प्रति रवैया क्या है। जब वो पीडीए बनाते हैं तो मैं पीडीए को देखता हूँ कि सिर्फ नारा है कि विचारधारा है। तो उनके जब आप एटीट्यूड देखेंगे, रवैया देखेंगे, तो आपको नारा और विचारधारा में अंतर समझ में आएगा। तो ये एक वजह है। मैं बिल्कुल, मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी पत्रकार अगर ये कहता है कि मैं किसी विचारधारा से बंधा नहीं हूँ तो झूठ बोलता है। बहुजन समाज पार्टी अपने खुद के इतिहास का सबसे ख़तरनाक और सबसे निचला प्रदर्शन और सबसे बदतर स्थिति में है, और ये बात तमाम सारे लोग मानते हैं, फैक्ट है, और नंबर्स में वो चीज़ें दिख रही हैं। कम से कम इलेक्टोरली तो ये चीज़ दिख रही है। और उनका जो आधारभूत, जो उनका मेन आधार था, जो वोटर, वो उनसे डाइवर्ट हो गया, वो खिसक गया, कुछ बीजेपी में चला गया और कुछ के लिए कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में आया, उस पर्टिकुलर एक नैरेटिव को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी 2007 के बाद से उससे कहाँ चूक हुई? मैं बहुत क्लियर और बहुत कंसाइज जवाब चाहता हूँ इस पर आपसे। इसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, जो थंब मैंने बनाया था। मेरे ख्याल से देश की में जब से बसपा का उदय हुआ है तब से लेके आज तक किसी जर्नलिस्ट ने ना वो थंब बनाया है, ना उस टॉपिक पे बात की है। मेरा थंब था कि किताबों के बोझ के नीचे दब गई है बसपा, किताबों के बोझ के नीचे दब गया है हाथी। तो जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो किताब थी। किताब ही वो वजह है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी नेताओं को खोया। जितने नेता बसपा से आज बाहर दिखाई दे रहे हैं वो सब किताब की वजह से गए। किताब के अलावा कोई दूसरा वहाँ पर मामला था ही नहीं। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब आपने एक पौध खड़ी की, एक बाग तैयार की और सारे पेड़ आपने काट दिए, तो अब वहाँ पर फिर वही बचा है कि झाड़ी झंगाड़ी बची, बड़े बड़े अच्छे पेड़ तो कट गए। रामचंद्र राजभर गए, लालजी वर्मा गए, इंद्रजीत सरोज गए, पप्पू निषाद, सुखदेव, पप्पू राजभर, सुखदेव राजभर के बेटे गए, संजय निषाद गए, ओम प्रकाश राजभर गए, सोनेलाल पटेल का परिवार गया, दारा सिंह चौहान गए, फागू चौहान गए, बब्बन राजभर गए। उसके बाद आप समझ लीजिए कि जब आइए फिर आप ये दीनानाथ भास्कर गए, निषादों में धर्मराज निषाद गए, उस पप्पू निषाद गए। उसके बाद फिर आप आइए कुर्मियों में राम सजीवन गए, राम प्रसाद चौधरी गए। समाजवादी पार्टी के जीते हुए सांसदों की जब आप लिस्ट देखिएगा तो आर.के. चौधरी से लेके आर.के. चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, मतलब पूरी आप लिस्ट देखिएगा, जो आपके वहाँ वाले जालौन वाले सांसद हैं, ये सारी लिस्ट देखिएगा तो उनके जीते हुए एमपीओ में 20 जो है 60% ऑफ द विनिंग एमपी फ्रॉम समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोगों को आप छोड़ दीजिए, तो उसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा नाम है जो समाजवादी पार्टी का है।
वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं जो समाजवादी पार्टी में। इसी तरह क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बसपाकरण हो गया है, बसपाईकरण हो गया है? हाँ, इस पे कहने में कोई वो नहीं है कि चूंकि विधानसभा में वो चूके, विधानसभा में अगर आपको याद होगा कि जिस दिन स्वयं प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग थी, स्वयं प्रसाद मौर्य जब मंच पे आए सपा कार्यालय में, उन्होंने हाथ फेंक फेंक के जब वो 85 तो हमारा है 15 में बंटवारा है के नारे लगाए और 85-15 की बात की, तब तक अखिलेश यादव 80-20 की बात कर रहे थे। 80 और 20 की बात कर रही थी भाजपा और ये 85-15 लेके आए क्या कहते हैं स्वयं प्रसाद मौर्य। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने शायद उनको दबा दिया, जो भी हो वो 85-15 कहीं खो गया। वरना वो 2022 का जो इलेक्शन है, अगर वो बीएसपी के पैटर्न पर लड़ा गया होता जो उन्होंने लोकसभा में लड़ा, तो 22 में वो सरकार बना चुके होते। आपने अभी एक बात की, किताबों के बोझ तले दब गया हाथी। मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू, एक कोट पढ़ रहा था, एक बड़े चैनल को आपने दिया था, उसमें आपने ये कहा था कि, कोट करके उसने लिखा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी जो उसकी मेन आइडियोलॉजी थी, जो मेन उसका स्ट्रक्चर था, उसके पीछे की जो मुख्य वजहें थी जो उसको बहुजन समाज पार्टी बनाती थी, उससे मायावती जी भटक गई। ये बात आपने आकाश आनंद को लेकर के शायद कही थी कि आकाश आनंद चूँकि पारिवारिक जो बातें थी, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से पारिवारिक पार्टी बनती हुई जा रही, इस पर आपने बड़े कड़े और गंभीर सवाल उठाए थे। क्या मौजूदा वक्त में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालने की स्थिति में आपको नज़र आ रहे हैं क्या अभी, और या फिर उनमें आपको वो प्रतिभा नज़र आ रही है कि वो पॉलिटिकली बसपा की बागडोर लंबी रेस तक खींच कर ले जा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ समझिए कि मायावती को जितना मैं जानता हूँ या जितना मायावती को पढ़ा है, जितना मैंने मायावती को समझा है, ये किसी चैनल के इंटरव्यू में मैंने एक शेर पढ़ा था कि काट कर ज़मा मेरी कह रहा है वो जालिम, काट कर ज़मा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की। तो आकाश आनंद को दोबारा बागडोर तो दी, लेकिन ज़बान पे ताला लगा दिया। आप आकाश आनंद की इस बार की ताजपोशी के बाद देखिए, ना उनका ट्विटर हैंडल चल रहा है, ना उनका व्हाट्सएप का चैनल चल रहा है, ना उन्होंने जो कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी के लिए अपना पूरा एक वो नेटवर्क बनाया था मिस कॉल वाला, वो चल रहा है, ना ही उनके पास एक काम बचा है मायावती के ट्वीट को उसी तरह रिट्वीट करना जैसे उनके कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। सारे कोऑर्डिनेटर्स मायावती के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रिट्वीट करते हैं, कोई खुद नहीं करता। तो इस तरह से आकाश आनंद की भी स्थिति वही है जो पार्टी में कोऑर्डिनेटर्स की है। वो आकाश आनंद जो लोकसभा के चुनाव में जो मीटिंगें कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, जो फायर थे, वो आकाश आनंद पहले घर पे रख दिए गए हैं, उसके बाद दोबारा उनकी ताजपोशी हो। मुझे नहीं लगता है कि आकाश आनंद की ये जो रूपरेखा है इस वाले, अभी मैंने देखा हरियाणा मूल स्वभाव से अलग हट के काम कर रहे हैं। उनका ही मूल स्वभाव नहीं हो तो मायावती का भी मूल स्वभाव था। नहीं भाई, आप अगर याद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद फायर हो रहे थे, वो फायर जो हो रहे थे वही मायावती हो रही थी। हाँ। आप वो मायावती याद कीजिए जो राजनारायण से उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं गांधी अगर हम अगर क्या कहते हैं भगवान की औलाद हैं तो क्या गांधी शैतान की औलाद था, वही तो मायावती हैं। तो वही उसी मायावती के आकाश आनंद हैं। तो जो मायावती का तरीका था 89, 91, 93, 96, 2000 तक, वही लेके आकाश आनंद चले। खून भी एक है, ब्लड भी एक है, थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड है आकाश आनंद, चूँकि आकाश आनंद लंदन में पढ़ के आते हैं। आकाश आनंद की ससुराल भी जो है वो ऐसी जगह पे वो अशोक सिद्धार्थ है। तो वो दो तरफ से पल रहे थे। मायावती के यहाँ उनको कैडर मिल रहा था, फिर उसके बाद अशोक सिद्धार्थ से कैडर मिल रहा था, उसके बाद और लोग पार्टी के लोग हैं उनको लगाया गया था। तो जो मूल स्वभाव होता है वो मूल स्वभाव जो मायावती का था वही आकाश का था। ठीक बात। मायावती ने अपने आप को धीरे धीरे करके ऐसी जगह, आप आज का नतीजा देखते हैं, मैंने अगर मेरा आप आर्टिकल्स उठाइएगा 2002 के बाद के तो आपको मिलेगा जम्मू में बीएसपी के 4 विधायक होते थे, कम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बसपा के 4 विधायक होते थे, आज 0 है। पंजाब में बसपा का नेता विपक्ष हुआ करता था, कहाँ पहुंच गई। हरियाणा में बसपा का सांसद था, कहाँ पहुंच गई। मध्य प्रदेश में बसपा का सांसद था, और ऐसा नहीं, वो सांसद जिसने बसपा का वहाँ खाता खोला था, वो सांसद वो था जिसने अर्जुन सिंह और सकलेचा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था। बसपा का कैंडिडेट 28 साल मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक सीट पर पटक दिया उस लड़के ने, एमपी हो गया। बिहार में बसपा का विधायक 1991 में था।
तो ये आप देखिए कि वहां से मैं देखता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी को ये उत्तर प्रदेश के नजर से नहीं देखता हूं कि 19% था, 22%, उसके बाद 14-12% हुआ, उसके बाद 10.5% हो गया। नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी को वहां से देख रहा हूँ। वहां से आप उनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कंपैरिजन पे मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक बात बोली कि बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े लीडर्स थे, इशारों इशारों में आपने वही चीज़ समझाने की कोशिश की, वो चले गए और अलग अलग पार्टियों में चले गए, और सबसे बड़ी वजह है बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर खिसकने का और उसकी इस स्थिति का। क्या करना चाहिए, क्योंकि इस देश में यात्राओं का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। गांधी जी ने यात्रा की, जब नेहरू जी ने यात्रा की तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाली, और उसके बाद अभी वर्तमान की बात कर लें तो राहुल गांधी यात्रा करे, उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी इमेज में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। अब ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद कोई यात्रा निकालने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं देश भर का। 3 यात्राओं में आपने चंद्रशेखर की यात्रा क्यों भूल गए? चंद्रशेखर ने भी यात्रा की थी, क्या हुआ? पूरे देश में उन्होंने भारत यात्रा ट्रस्ट बनाए, उसकी ज़मीनें ली, कहीं पे आश्रम हरियाणा में बना, कहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में ज़मीन मिल गई, वहाँ बना। उनकी भी बात, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी, तो कुछ ज़रूर काशीराम ने साइकिल यात्रा की थी। तो हर यात्रा का अपना अलग मकसद होता है। आकाश आनंद, जब मुझे जो जानकारी थी, आकाश आनंद से जिस तरह से लोग मिल रहे थे, आकाश आनंद से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिलने को परेशान, छात्र मिलने को परेशान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। आकाश आनंद ने जिस तरह से अपना तैयारी थी उनकी, अभी मैं देख रहा था कहीं अखबार में छपा होता है आकाश की यात्राएं निकलेंगी। देखिए, आकाश आनंद को मायावती अगर फ्री करेंगी तो आकाश आनंद फायर है। और आकाश आनंद को, जैसे मैं कहने जा रहा था कि चंडीगढ़ की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो एलायंस हुआ है उनका चौटाला के साथ इंटरनेशनल INLD के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप वो हिस्सा देखें जब वो पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द मायावती के हैं। उससे पहले के देखें आकाश आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सब कुछ आकाश आनंद का है। तो सारी चीज़ें लिख के अगर मायावती के यहाँ से आती हैं, उसे आकाश आनंद को पढ़ना है, ट्वीट करने से पहले मायावती को समझना है, मायावती से पूछना है, मायावती इजाज़त देंगी तब ट्वीट करना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आकाश आनंद का जो वो है ना कि ग्रोइंग हो जाएगी, मैं उसमें मुझे बहुत। और आकाश आनंद की ग्रोइंग एक अलग बात है। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, हम बहुजन समाज पार्टी की ग्रोइंग, वो अपने पुराने बसपा कैसे बनेगी, इस पर मेरा सवाल है। क्योंकि देखिए, आकाश आनंद का उनका अपना एक स्टार्टिंग फेज़ है, उनका एक अपना अभी पिकअप वो ले रहे हैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, लेकिन बस वही बात हो जाती है कि आपने पैर बांध दिए, फिर कहा हाँ भाई साहब आप 100 मीटर की रेस दौड़िए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इस ढर्रे से, मायावती जिस ढर्रे से नहीं निकल पा रही हैं, आने वाले वक्त में क्या आप इसका भविष्य देख पा रहे हैं? क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक पार्टी भर का नहीं है, एक पूरे बहुजन समाज के मिशन से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि जब आप भी तमाम सारे वीडियोस पे बात करते, लाइव करते हैं, आप देखें तमाम सारे लोग जो कमेंट करते हैं नीचे जब लिखते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है उनकी लैंग्वेज से, उनकी भाषा से, कि वो कितना अटैच है इमोशनली। तो क्या उनके साथ कोई एक धोखा नहीं है, ये उनकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है क्या? देखिए, एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज के लिए इंसान कुछ भी कहे, मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, रामदास अठावले से लेके, प्रकाश अंबेडकर से लेके, रामविलास पासवान से लेके, मांझी से लेके, 1 दर्जन दलित नेता पैदा हुए और ख़त्म हो गए, लेकिन कोई मायावती नहीं बन पाया। मेरा अपना मानना है कि अभी भी ये 9%, 8%, 7% की तो बात मैं नहीं कर रहा, परसेंट तो अपनी जगह। आज भी पूरे देश में दलितों की उम्मीद जो है वो उसी हाथी निशान से लगी रहती है अभी भी। अब मायावती 10 उपचुनाव लड़ने जा रही हैं यूपी के। मेरे पास जो खबर है वो उपचुनाव उनके 93, 91 और 95 की शैली पे लड़े जाएंगे। अच्छा। किताबों का वजन नहीं होगा। कैंडिडेट सपा और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चिन्हित किए जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कटेरी लालजी वर्मा से खाली हुई। अगर लालजी वर्मा का परिवार लड़ता है, उनकी पत्नी, तो कैंडिडेट कोई और होगा। बाहर से आता है तो कैंडिडेट कोई और होगा। इस तरह की स्ट्रेटजी रणनीति बननी शुरू है। जैसे मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद का लड़का अगर अजीत लड़ता है तो कैंडिडेट कोई और होगा। अगर कोई वहाँ से लोकल कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लड़ता है, कैंडिडेट कोई और होगा। फूलपुर में अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम लड़ाती है तो बसपा का कुर्मी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कुर्मी आता है तो बसपा का मौर्य होगा।
तो इस रणनीति के तहत जो उनकी प्लानिंग है, जिस तरह से पेपर वर्क है, जिस तरह से लोगों को उन्होंने काम बांटा है, कोऑर्डिनेटर्स को, प्रदेश अध्यक्ष को, तमाम लोग अभी से लगे हुए हैं जैसे पहले लगते थे। एक एक बूथ से कितने घर हैं, कितनी बिरादरी हैं, हर बिरादरी में के 5 लोगों को टेलीफोन नंबर, हर बूथ से युवाओं में जो अनुसूचित जाति के युवा हैं उनके फ़ोन नंबर ये कलेक्ट करना। उसके बाद वो आकाश आनंद से उनकी मुलाकात, मायावती से उनका इंटरेक्शन, या मायावती के वो कैडर की उनको ऑडियो वीडियो देना। तो ये पुराने रास्ते पे जा रही हैं। अगर वो पुराने रास्ते पे जाती हैं तो मुझे लगता है कि इसका देखिए बीएसपी के सर्वाइव करने और बीजेपी के सर्वाइव करने में जो एक दूरी है उसको आप समझ लीजिए कि बीजेपी 2 सांसद से आज दिल्ली में सरकार में बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, चूँकि कैडर बेस्ड पार्टी थी। सेम बीएसपी के साथ लागू, बीएसपी में कैडर नहीं खत्म हुआ है, लीडरशिप का टोटा है। तो कैडर अगर मजबूत हो जाता है तो लीडरशिप अपने आप डेवलप हो जाती है। मुझे लगता है ये उपचुनाव जो है ये उसके मील का पत्थर साबित होगा बसपा की भविष्य की रणनीति के कुछ देखने और समझने के लिए। उपचुनाव पे नज़र रखिए, उपचुनाव के कैंडिडेटों पे नज़र रखिए, उपचुनाव में होने वाला जो तरीका है उनका रहना कि जैसे मान लीजिए किसी मतलब विधानसभा में 50 वोट नाई का है तो पूरे प्रदेश के नाई कार्यकर्ता वो 50 वोटों पे भेज देते थे। बढ़ई का है तो पूरे प्रदेश से निकाल के बढ़ई कार्यकर्ता भेज देते थे। तो ये एक बसपा का पहले चुनाव लड़ने का तरीका होता था। उसी पैटर्न पे ये उपचुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। और अगर उन्हें पूरी तरह से उस तरह से जैसी तैयारी है उसको अगर ये कागज़ पे उतार लेते हैं तो त्रिकोणीय लड़ाई में तो बसपा से अच्छा किसी को फायदा है ही नहीं। बसपा सीधी लड़ाई में हारती रही है और जैसी त्रिकोणीय लड़ाई हुई बसपा जीत लिया चुनाव। एक आखिरी सवाल और चंद्रशेखर से जुड़ा हो, क्योंकि सेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेम समाज से आते हैं और सेम क्षेत्र से भी आते हैं, यूथ हैं। आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों की अगर बात करें, और वो भी तब जब आकाश आनंद की बैकिंग पीछे से हो रही है मायावती जी के द्वारा, क्या पा रहे हैं, कितना चैलेंज पा रहे हैं आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के लिए आज़ाद समाज पार्टी से? आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी मैं वही कहूँगा कि अगर ये उपचुनाव जैसे उन्होंने लड़ने की बात की, अगर 10 उपचुनाव लड़ेंगे, भीम आर्मी के चीफ जो हैं जहाँ से जीत के आते हैं, नगीना का आप जब डेटा निकालिएगा तो उसमें 61% से ज़्यादा मुसलमान हैं, 61% प्लस, और 21% शेड्यूल कास्ट। 21% के 4 उम्मीदवार लड़ रहे थे, जिसमें बसपा वाला भी उम्मीदवार था, सपा वाला भी था, भाजपा वाला भी था और ये भी थे। और 60% में समाजवादी पार्टी से लेके बीएसपी से लेके सब थे, लेकिन किसी को वोट नहीं मिला। जिस तरह से पूरे देश में इंडिया अलायंस को मुस्लिम वोट गया था उसी तरह से नगीना में चंद्रशेखर को गया। तो मैं नगीना की जीत को वहाँ दलित पॉलिटिक्स में अभी इनको नहीं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर को। वजह यह है कि नगीना का जो सिनारियो है, समीकरण है, वो दलित राजनीति को प्रभावित नहीं करता, मुस्लिम। तो नगीना या चंद्रशेखर का उदय बीएसपी के लिए नुकसानदेह नहीं है, चंद्रशेखर का उदय समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह। सपा के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि चंद्रशेखर हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर नमाज नहीं पढ़ने दोगे अपने घर में पढ़ा लूँगा, कांवड़ की क्या ज़रूरत है, कांवड़ के लिए रास्ता बंद किया जा सकता है, नमाज के लिए 5 मिनट क्यों नहीं बंद हो सकता है। इस तरह के बयान देते हैं। वो बयान अखिलेश कभी नहीं दे सकते, और मुसलमान बयान पसंद करता है। और वो आकर्षण उसका जो है एक तो राहुल गांधी की तरफ बढ़ा था और अब चंद्रशेखर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आज भी चंद्रशेखर को जिस नज़रिए से दूसरे लोग देखते हैं, मैं चंद्रशेखर को अभी भी उस नज़रिए से नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि अगर चंद्रशेखर उस नज़रिए पर तब मैं देख पाऊँगा जब मिल्कीपुर में चंद्रशेखर जो है अगर 10,000 वोट पा जाते हैं तो चंद्रशेखर इसका मतलब राइज कर रहे हैं। सिर्फ 10,000 वोट, 10 सीटें लड़ने जा रहे हैं, जिसमें एक मिल्कीपुर भी है। मिल्कीपुर अयोध्या ज़िले में है, वहाँ से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। रिजर्व सीट पे लड़ा के और उसके बाद 10,000 वोट भी अगर पा जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि चंद्रशेखर जो है दलित समाज में स्वीकार कर लिए गए। लेकिन अगर मुस्लिम, अब मान लीजिए कि आपके मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, मुस्लिम कैंडिडेट उनका है, तो वो जितना भी वोट पाता है वो चंद्रशेखर का वोट नहीं होगा। तो बड़ा अंतर है, चंद्रशेखर और आकाश आनंद में बड़ा अंतर है। आकाश आनंद, एक तो आकाश आनंद का पढ़ा लिखा माहौल होना, आकाश आनंद का जो है ग्रोइंग ऐसी जगह पे हुई है, फिर आकाश आनंद को स्वीकार कर लिया पूरे दलितों में कि भाई मायावती को उत्तराधिकारी, जैसे मायावती को स्वीकार कर लिया था कि काशीराम के उत्तराधिकारी। सारे लोग, बड़े बड़े लोग थे, आर के चौधरी थे, सोनेलाल पटेल थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन स्वीकार कर लिया मायावती को सबने। उसी तरह आकाश आनंद को स्वीकार कर चुका है समाज। बस देखना यह है कि आकाश आनंद की इस स्वीकार, समाज ने जो स्वीकार कर लिया, मायावती आकाश आनंद को कब स्वीकार करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, इतना शानदार तरीके से समझाने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये हमारे साथ थे सैयद कासिम सर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार।
राजपथ भारत के एडिटर, संपादक, आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे बड़ी बात देखिए बहुजन समाज में और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के यही है कि आकाश आनंद की दिशा क्या होगी, कैसी होगी, क्या पेश होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति तय करेगा और वो खुद बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए खुद रंग। बहुत बहुत शुक्रिया।